हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे आर.एस. माच और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजराती ब्राह्मण फैमिली में हुआ। इनका ओरिजिनल नेम मूलशंकर था। अब इनकी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। 21 साल की उम्र में घर से निकल जाते हैं, बाद में चलकर सेंट बन जाते हैं। अब लाइफ चेंजिंग एक्टिविटीज़ बहुत सारी थी, सभी की सभी को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ एक हम डिस्कस करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि मूलशंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी कैसे बने। देखिए, जब ये 8 साल के थे तो इनके घर में शिवरात्रि की पूजा चल रही होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके घर में सभी लोग शिव भगवान को मानते थे। अब शिवरात्रि की पूजा चल रही होती है, जो प्रसाद शिव भगवान के लिए बनाया होता है, मतलब शिव भगवान को यहाँ पर अर्पण करना होता है, वो चूहा खा जाता है। तो ये कहते हैं कि शिव भगवान तो पूरे यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उन्होंने अपने प्रसाद को क्यों नहीं बचाया। तो इस क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं होता इनके पेरेंट्स के पास। सेकंड, ये क्वेश्चन अपनी मदर से पूछते हैं कि लाइफ एंड डेथ क्या है, इसका भी कोई ऐसा जवाब नहीं होता। और ये क्वेश्चन इनके मन में कैसे आता है, इनकी यंगर सिस्टर एंड अंकल की डेथ हो जाती है ड्यू टू क्लोरा। अब ये अपनी मदर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, रिचुअल्स वगैरह बहुत ज़्यादा परफॉर्म होते थे। तो इनकी मदर को एक डर होता है कहीं मूलशंकर सन्यासी ना बन जाए। और जैसे ही ये 21 के होते हैं तो इनकी मदर को लगता है ये सही समय है, इनकी शादी कर देनी चाहिए। तो शादी के बाद ये ऐसे सवाल जवाब नहीं करेंगे। और जब इनको पता लगता है कि मेरी शादी की बात चल रही है, तो ये अपने घर से निकल जाते हैं और पूरे देश का भ्रमण करते हैं। और एक सवाल ये हमेशा, जब जब इनको कोई भी साधु संत मिलते थे भ्रमण करते हुए, उनसे पूछते थे कि लाइफ एंड डेथ क्या है, लेकिन इनको इनके सवालों के आंसर नहीं मिलते थे। 15 साल इन्होंने भ्रमण किया। फाइनली ये जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा में इनके सभी के सभी सवालों के जवाब दिए गए विरजानंद दंदीशा ने। और विरजानंद दंदीशा ने इनको बताया कि एग्जैक्टली हिंदुज़म की फिलोसफी क्या है। और हिंदुज़म की जो फिलोसफी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। और एक तरह से आध्यात्मिक जो शिक्षा है वो इनको दंदीशा से ही मिली। 2.5 साल लगे इनको आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने में। और इनकी जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो मथुरा में हुई। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ कि दंदीशा का क्या कहना था कि एग्जैक्टली जो हिंदुज़म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एक तो ये मानते थे कि आर्यंस, और एक मानते थे सनातन हिंदू। अब आप कहेंगे कि दोनों ही एक ही बात है। नहीं, यहाँ पर दंदीशा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए या फिर आर.एस. माच के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आर्यंस वो हैं जो वेदास को फॉलो करते हैं, जो वेदास कल्चर को मानते हैं। और जो वेदास के बाद लिटरेचर वर्क हुआ, जैसे पुराण्स उपनिषद लिखे गए, जो उनको मानते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सनातनी हिंदू। तो बेसिकली ये मानते थे कि जो सनातनी हिंदू हैं वो कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट हैं, मतलब वो इम्प्योर हिंदुज़म है। और प्योर हिंदुज़म है वो वेदास कल्चर है, और वेदास कल्चर में ही हमें लौट जाना चाहिए। और इन्होंने गुरु की वाणी से ये कनेक्ट हुए, और इन्होंने अपनी जीवन का उद्देश्य ही मान लिया कि अब हम अपने कल्चर की ओर हमें लौट जाना चाहिए। और इन्होंने लोगों को बताया कि हम बहुत ही रिच कल्चर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बात करी फादरहुड की, मतलब ये 1 गॉड की बात करते थे। जैसे हिंदुज़म में उस समय बहुत सारे गॉड, अवतार और आइडल वर्शिप की बात होती थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आइडल वर्शिप कहीं न कहीं भी वेदास में उसका हमें उल्लेख नहीं मिलता। इन्होंने कहा हमें ब्रदरहुड की बात करनी चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा कास्ट बैरियर है ही नहीं हमारे वेदास में। कास्ट को लेकर या फिर हमारे जो वर्ण सिस्टम है उसको गलत उल्लेख किया गया है। तो लोग इनसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए। और उस समय वेस्टर्न कल्चर हम लोगों पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहा था। तो वेस्टर्न कल्चर को कहीं ना कहीं इन्होंने गलत माना। और जितने भी धर्म हमारे देश में उस समय देखने को मिल रहे थे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिखिज़म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो जैनिज़्म हो, इवन हिंदुज़म में भी जो सनातनी हिंदू हैं उनको क्रिटिसाइज करते थे ओपनली। और ये मानते थे कि जो वेदास को फॉलो करेगा वही सही मानने में हिंदू है। और इन्होंने अपनी लाइफ का उद्देश्य माना कि हम वेदास कल्चर को ही प्रमोट करेंगे। तो इनका मोटो क्या था, बैक टू द वेदास। अब देखिए यहाँ पर मेन सोर्स क्या है ट्रू नॉलेज का, वेदास। अब ओपनली यहाँ पर क्रिटिसाइज करते थे जो हिंदू प्रीस्ट थे और जो बिलीव करते थे कास्ट रिजिडिटी में। अब जैसे अगर हम वेदास के थोड़ा सा अगर हमें वेदास के बारे में पता होगा तो उसमें वर्ण सिस्टम का हमें उल्लेख मिलता है। जैसे आपने देखा होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और फिर लेटर ऑन हमें देखने को मिला कि ब्राह्मण्स में बहुत सारी कास्ट, फिर क्षेत्रियास में बहुत सारी कास्ट, वैश्यास में बहुत सारी कास्ट,
और फिर ऐसे ही शूद्र में बहुत सारी कास्ट। इन्होंने कहा कि वेदास में जो ये वंश सिस्टम है इसको हम चतुर्वंश सिस्टम कहते हैं। तो चतुर्वंश सिस्टम में हम क्लास सिस्टम को उल्लेख करते हैं, ना कि कास्ट सिस्टम को। अब ये क्लास सिस्टम को हम किस तरह से समझेंगे, ऐसे समझ लो कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या होगे, ब्राह्मण। अगर हम सोल्जर होते, हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे होते, तो हम क्या होते, क्षत्रियस। अगर हम ट्रेड कर रहे होते, अगर हम बिजनेस कर रहे होते, तो हम क्या होते, वैश्यस। अगर हम कोई श्रमिक वर्क कर रहे होते तो हम क्या होते, शूद्र होते। तो हर पर्सन क्वालिटी के आधार पर यहाँ पर पहचाना जाएगा, ना कि बाय बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि हमने जिस तरह से कास्टिज्म सिस्टम को चलाया है ये बिल्कुल गलत है। वन सिस्टम सही है लेकिन ये कास्ट सिस्टम बिल्कुल गलत है। उसके बाद अगर कास्ट सिस्टम को इन्होंने गलत माना तो यहाँ पर कास्ट रिजिडिटी तो ये सही नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर अनटचेबिलिटी होगी नहीं, अगर कास्ट सिस्टम नहीं होगा तो अनटचेबिलिटी भी नहीं होगी। आइडल वर्शिप के एंगेज थे ये, इवन पॉलीथिज्म के एंगेज थे, पॉलीगैमी के एंगेज थे। पॉलीगैमी क्या होता है, मल्टीपल मैरिजेस, मल्टीपल मैरिजिज्म। कुलिनिज्म के एंगेज थे, जो 70 एज का अगर कोई भी पर्सन है जो 6-7 साल की लड़की से शादी करता था उसके एंगेज थे। और मल्टीपल मैरिज जैसे कि मैंने बताया उसके एंगेज थे। पॉलीथिज्म के एंगेज, पॉलीथिज्म क्या होता है कि जैसे अवतारशिप, जैसे हम मानते हैं ना कि आज की डेट में बहुत सारे गॉड्स के अवतार, तो इसके एंगेज थे। मानते थे कि एक ही गॉड है, एक ही एग्जैक्टली हमारा पहचान है और एक ही हमारा यूनिवर्सल गॉड है, हमें उसको ही फॉलो करना है, उसी को मानना है, हमारे अंदर ही भगवान है। और बिलीफ इन मैजिक इसके एंगेज से कि तांत्रिक विद्या, जैसे आज की डेट में हम कहते हैं ना कि जॉब नहीं लग रही या फिर हमारे जो भी काम होते हैं हम कहते हैं शॉर्टकट वे में हो जाए, तो इसके एंगेज थे। और उस समय तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा अराजकता थी, मतलब बहुत लोग शॉर्टकट वे में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे। एनिमल सेक्रीफाइसेस होने लगा था, वैदिक एज के बाद ही हमें देखने को मिला था। जो राजा महाराजा थे, जैसे अपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो राजा महाराजा युद्ध से पहले एनिमल सेक्रीफाइसेस करते थे। और एक कंसेप्ट था कि अगर हम समुंदर पार करेंगे तो हम अपने धर्म को भ्रष्ट कर लेंगे। तो ये जो विचारधारा थी ना इसके एंगेज थे, सती प्रथा के एंगेज थे। इवन मैरिज के लिए भी ये सही एज मानते थे, मेल के लिए 25, फीमेल के लिए 16। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, चाइल्ड मैरिज के एंगेज थे। और जो श्राद्ध हम लोग करते हैं जैसे अपने पूर्वजों के लिए साल में 1 बार 2 बार कि हमारे पूर्वजों को खाना मिले, हम प्रीस्ट को खाना खिलाते हैं, तो कहते थे कि नहीं, प्रीस्ट को खाना खिलाना तो बिल्कुल गलत है, वो तो पहले से ही रजे हुए हैं, मतलब काइंड ऑफ कि वो तो पहले से बहुत रिच हैं। अगर हम उनको खाना खिला रहे हैं तो हमारे जो पूर्वज हैं उनको खाना कैसे मिलेगा। तो ब्राह्मण्स के तो बहुत ही इंगेज थे। इवन इन्होंने मैरिज का जो कंसेप्ट है वो भी चेंज कर दिया था। आपने देखा होगा आज की डेट में जो आर्य समाज के लोग हैं वो मैरिज भी अलग वे में करते हैं। और आइडल वर्शिप के एंगेज थे, चाइल्ड मैरिज जैसे कि मैंने बताया इसके एंगेज थे। कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ, इसके तो बहुत ही एंगेज थे, मानते थे कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पर अपने काम के अकॉर्डिंगली डिवीज़न करना चाहिए। और जो हिंदूज़ हैं, जो सनातनी हिंदू हैं, उनके एंगेज ओपनली बोलते थे। और जो अदर रिलीजन को फॉलो करते हैं, जैसे क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके एंगेज बोलते थे। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म जैनिज़्म के एंगेज तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करते थे उनको। और मुस्लिम जो धर्म के लोग थे उनकी बुक्स में बहुत सारी कमियां निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से ये मानते थे कि जो वेदास का जो हमारा जो वेदास की नॉलेज है वही एक सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज है, ऐसे आप समझ लो यहाँ पर। उसके बाद फेवर में हम अगर देखें तो इंटरकास्ट मैरिज के फेवर में थे। फीमेल एजुकेशन यहाँ पर प्राथमिकता देते थे कि मेल और फीमेल में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, हमें यहाँ पर इक्वल ही ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद विडो रीमैरिज में कहीं ना कहीं इसके हक में थे। उसके बाद शुद्धि मूवमेंट, अच्छा शुद्धि मूवमेंट का कंसेप्ट हमारे इंडिया में कहीं पर नहीं था। मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ कि हमारे इंडिया में ना एक ही रिलीजन हुआ करता था, वो था हिंदुइज्म। अब हिंदुइज्म जब एक ही रिलीजन था तो ऐसा यहाँ पर कन्वर्जन या रिकन्वर्जन का तो कंसेप्ट होगा नहीं। अब लेटर ऑन यहाँ पर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म आ गए, फिर इस्लामिज़्म आ गया, फिर सिखिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म आ गया। अगर कोई पर्सन इन रिलीजन से छोड़कर हिंदुइज्म में वापस आना चाहता है तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो इन्होंने शुद्धि मूवमेंट के थ्रू ये कंसेप्ट लेकर आए कि अगर कोई पर्सन वापस से हिंदुइज्म में आना चाहता है तो वो आ सकता है। उसके बाद आपको पता है हिंदुइज्म में जो काऊ है उसको कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और ऋग्वेदिक काल में तो हमारी जो इकोनॉमी है वो काऊ पर ही डिपेंड करती थी।
तो 1882 में काउ प्रोटेक्शन एक तरह से एसोसिएशन बनाई गई, और 1883 में जैसी इनकी डेथ हुई उसके बाद आर्य समाज 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। एक था मॉडरेट और एक था ऑर्थोडॉक्स। एक मानता था कि हमें समय के हिसाब से चेंज होना चाहिए, एक मानता था कि नहीं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जिस विचारधारा से चले हैं हमें उस विचारधारा से ही चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी कभी भी नहीं चाहते थे कि हमें मीट और इंग्लिश जो एजुकेशन उसमें हमें मतलब बेसिकली अपने आप को ढालना चाहिए। हालांकि जो अभी के लिए रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जैसे मान लो कि रेलवे बनी है, जो टेक्नोलॉजिकल अपडेशन हो रही है, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन सही मानने में यूज़ करो, उसका गलत यूज़ नहीं करना है आपने। इसके फेवर में थे ये। तो मीट वर्सेस अगर हम वेजिटेरियन देखें तो यहाँ पर वेजिटेरियन के हक में थे दयानंद सरस्वती जी, और एंग्लिसाइज्ड मतलब यहाँ पर इंग्लिश वर्सेस संस्कृत तो हमेशा संस्कृत के हक में थे। और मॉडरेट फैक्शन में अगर हम देखें लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ये थे, और ऑर्थोडॉक्स फैक्शन में लेखराम एंड मुंशीराम या फिर स्वामी श्रद्धानंद भी हम इनको कहते हैं। और इन्होंने एक गुरुकुल खोला था हरिद्वार में 1902 में, और डेवी स्कूल जो लाहौर में सबसे पहली ब्रांच खुली थी 1886 में। जो डेवी स्कूल्स हमें आज की डेट में देखने को मिलते हैं ना, वो एक तरह से मॉडरेट फैक्शन था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो वेदास के बारे में हमें ट्रू नॉलेज के बारे में, मतलब वेदास के बारे में हमें जो सिंपल भाषा में बताया, क्योंकि वेदास लिखे हुए थे संस्कृत में। अब संस्कृत सबकी बस की बात नहीं होती थी कि संस्कृत को पढ़े और वेदास के बारे में जाने, तो वेदास को सिंपल वे में ट्रांसलेट किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और ये आपने याद रखना है, वेद भाष्य, इनकी कुछ बुक्स हैं, वेद भाष्य या फिर वेद भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश। जो आर्य समाज जो आर्य समाज की विचारधारा है वो आपको देखने को मिलेगी सत्यार्थ प्रकाश में। और आप कह सकते हो कि रिवाइवलिस्ट भी थे, रिफॉर्मिस्ट भी थे। रिवाइवलिस्ट आप ऐसे कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेदा कल्चर को ही ये प्रमोट कर रहे हैं, वैदिक कल्चर को ही प्रमोट कर रहे हैं, बाकी सभी रिलीजन को ये ठीक नहीं समझते थे। और रिफॉर्मिस्ट आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पर जो सती प्रथा है, और जो एक तरह से चाइल्ड मैरिज है, पोलीगैमी है, कुलिनिज्म है, उसके हक में कभी भी नहीं थे। फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करते थे, विडोनी मैरिज को प्रमोट करते थे। और यहाँ पर एक तरह से आप यहाँ दोनों ही कंसीडर कर सकते हो, रिवाइवलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट। आज के सेशन में इतना ही। होपफुली यहाँ पर सभी के सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।